तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी इन अ वेव मोशन। एक वेव मोशन के अंदर में कितनी एनर्जी होती है, तो देखो हमने देखा है। देखो, जो एक चीज़ मैं बता देता हूँ तुम्हें कि एक वेव के अंदर में तुम्हारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन। बिकॉज डिफॉर्मेशन एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। एनर्जी जो होती है बेसिकली प्रोड्यूस होती है, मतलब कि डिफॉर्मेशन एनर्जी प्रोड्यूस कह सकते। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं, प्रोड्यूस वर्ड सही नहीं है। डिफॉर्मेशन लीड्स टू एनर्जी, याद रखे रहो ये। तो देखो, अगर तुम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखने की कोशिश करो तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि अब इससे मैं भी ये भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तो पूरी तरीके से अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा आगे वाले पार्टिकल को। तो इसीलिए एक्सट्रीम के पास कभी भी एनर्जी नहीं रह जाती, वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने एनर्जी को। तो ये है नियम इसका। और अगर तुम देखोगे तो एक डिफॉर्मेशन का भी आता है, तो उससे भी होता है, इसको भी देख लो। अच्छा यहीं, लेकिन मीन पोजीशन पे देखोगे, मीन पोजीशन तो काइनेटिक यहाँ पे भी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, काइनेटिक इक्वल्स टू नॉट पोटेंशियल एनर्जी, बट ये मैक्सिमम होते हैं दोनों के दोनों। और पोटेंशियल एनर्जी इज़ ऑल्सो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, बहुत सही। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अब तुम्हें बेसिकली कुल मिला के काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखो, जब तुम काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तुम कहोगे कि ठीक है, हाफ एम वी की वैल्यू जो होती है वो तो होती है ए ओमेगा कॉस स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, जो भी कहना है कह लो, ये आएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब तुम देखने की कोशिश करो ज़रा, क्या अगर मेरे को एवरेज निकालना है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकालना है, तो ये क्या 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा क्या? कैसे? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/2 के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। इसको गांठ बांध लो। अच्छा ठीक है। अच्छा, वहीं अगर तुमसे पूछ दिया जाए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की भी तो वैल्यू बताओ। तो देखो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो वो भी कितनी हो जाती है, डी यू देखोगे तो वो भी इज इक्वल्स। लेकिन एक चीज़ पता भूल गया हूँ। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी हम निकालते हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी अपॉन में डी कर दूँ या वॉल्यूम कर दूँ या डायरेक्ट वॉल्यूम कर देता हूँ। वॉल्यूम इज ऑल्सो, इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम से, और मास अपॉन वॉल्यूम रो होता है। तो 1/4 टाइम्स ऑफ रो विच इज डेंसिटी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी एवरेज यहाँ पे तुम देखोगे, ये काइनेटिक एनर्जी था। पोटेंशियल एनर्जी एवरेज देखोगे तो वो भी बिल्कुल तुम्हारे उसी के जैसे ही होता है, 1/4 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। अब टोटल एनर्जी की बात आती है तो भाई यही है कि अच्छा देखो, ये एवरेज की बात हुई थी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ही ये ऐसा कुछ आया है। अब टोटल एनर्जी की बात हुई थी तो टोटल एनर्जी हम देख देते हैं। टोटल एनर्जी की बात हुई थी तो हम टोटल एनर्जी को अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पे 1/2 के सब देखो, एवरेज निकालोगे या टोटल निकालोगे, देखो यही है यार, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा तुम्हारा कितना, रो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब देखो, ये तो आ गया है डायरेक्टली करने पे आया, लेकिन ये गलत आया है। ठीक है, देखो बात कुछ ये है कि हमें एक्चुअल वैल्यू लिखनी चाहिए, वो सही रहेगा। तो वो हो जाएगा 1/2 मास अपन वॉल्यूम रो, और वी स्क्वायर के लिए हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर
के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, जो भी जैसा भी इक्वेशन दिया रहे देख लेना अपने हिसाब से। अब इसका वही तुम एवरेज निकालोगे, नहीं, अब इसी के बराबर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो इसका 2 टाइम्स कर दो, तो 2 टाइम्स करोगे तो ये आएगा। अब देखो ये तो इसका एक्चुअल वैल्यू आ गया। अब तुमसे जब एवरेज बोला जाएगा तो कॉस स्क्वायर का एवरेज जो होता है, मतलब एवरेज वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर तुम्हें टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बता दी जाएगी। ठीक है, बहुत सही। अब हम देखते हैं पावर के बारे में। पावर के बारे में अगर तुम देखोगे तो पावर होता है तुम्हारे पास एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम तुम्हारा पावर होता है। टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा, तो अगर तुम टोटल एनर्जी निकालोगे तो यस, ये यहाँ से भाई साहब तुमने निकाला है, क्या आया है, तो ये आया है 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। हाँ देखो, अब क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो तुमने टोटल एनर्जी भी निकाली, ये भी पर यूनिट वॉल्यूम है, क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, एस इंटू एल होता है। तुम्हें पता है, मैं अगर इक्वेशन बना दूँ, एक ग्राफ बना दूँ, अगर एक ग्राफ बनाऊँ तो ये देखो, ये है कुछ, मान लो इसका लेंथ एल है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एस था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एस एल हो जाएगा पर यूनिट टाइम का, अपॉन में टाइम कर दूंगा अगर मैं। टाइम भी कैसे आएगा, टाइम तुम देखोगे तो ये एल लेंथ है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो एल बाई वी लिख दो। एल बाई वी करूँगा तो वी ऊपर चला जाएगा, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास पावर इज इक्वल्स टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस टाइम्स ऑफ वी। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से 1/2 ये रो है ए स्क्वायर, 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर ये फ्रीक्वेंसी है, इनटू का एस वी। अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 रो ए स्क्वायर पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एस वी, क्या, एस वी, जहाँ पे एस वी जो है बेसिकली वो क्या है, एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी जो है वेलोसिटी है इसकी। तो ये कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है, 2 रो पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एस वी आ जाएगा तुम्हारे पास पावर। अब आती है इंटेंसिटी, बस इसको एरिया से डिवाइड कर दोगे तो इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एरिया से डिवाइड कर दूं तो एस से एस कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2 रो ए स्क्वायर पाई स्क्वायर रो स्क्वायर वी। ठीक है, नाइस। तो अब ये इंटेंसिटी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखो 2 तो वही रहेगा, रो यानी डेंसिटी भी वही रहेगा, फ्रीक्वेंसी बदलेगा, पाई स्क्वायर का भी वैल्यू वही रहेगा, तो ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रो का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। ये इससे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका याद रख रहना। अब अपने पास जो नेक्स्ट चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर पोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्या वाह, किस देने वाला टॉपिक, बहुत ही बढ़िया। सुपर पोजिशन ऑफ पार्टिकल को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। सुपर पोजिशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब अगर तुम सुपर पोजिशन देखोगे ट्रांसवर्स वेव का, तो देखो ये कब होता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स कैन ट्रैवल साइमल्टेनियसली इन अ मीडियम विदाउट अफेक्टिंग द मोशन ऑफ वन अदर। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल एट मीडियम एट इंस्टेंट इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय 2 waves separately. This principle is called a principle of superposition. देखो मान लो तुम्हारे पास वेव थी एक जो कि चल रही थी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कुछ ऐसे, और तुमने देखा कि एक उधर से वेव आ रही है कुछ इस पोजीशन में, कुछ ऐसे।
कुछ ऐसे। तो तुम कहोगे कि ठीक है, अब ये दोनों वेव तो आ रही हैं, अब इससे होगा क्या, इससे होगा सुपरपोजिशन, इससे आएगा इंटरफेरेंस, मिलान। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेव एक बनेगी, एक तैयार रिजल्टेंट वेव तैयार होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये मिल गएंगे तो मिल जाएंगे, अब फिर अब जैसे चलेगा वैसे चलता रहे, नहीं नहीं, बस एक इंस्टेंट के लिए वो मिलाव होता है, फिर वो तो अपने अपने पाथ पे चले जाती हैं। अगर नहीं कि अगर मैं कुछ टी बराबर टाइम के बाद कुछ बताऊं तो इसका ये कुछ ऐसे चली जाएगी अपनी जैसे चलने जानी है, और ये जिसने जानी है इधर वो वैसे अपनी चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है कुछ कि इनका मिलाव हो जाएगा, फिर जो है ना कि ऐसे मान लो रिजल्टेंट वेव बन जाएगा और फिर ये दोनों एक साथ अपने से चलेंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये अपना चलेगी, ये अपना चलेगी, ये अपना चलेगी, ये अपना चलेगी। ठीक है, अरे अरे ठीक है, ये अपना चलेगी। तो यही कह रहा है कि मीडियम एट एन इंस्टेंट इक्वल वेक्टर सम इनका हो जाएगा, जैसे तुम वेक्टर का सम करते हो वैसे ही इसका भी सम कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय टू वेव सेपरेटली, दिस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। मान लो एक वेव थी y1 थी जो कि था a1 साइन kx माइनस ऑफ ओमेगा टी, और एक वेव था जो कि था y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन kx माइनस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। अब यहाँ पे फाई जो है वो बेसिकली इनका फेज डिफरेंस है। तो अगर तुम्हें वेक्टर सम करना है तो कॉस थीटा की जगह पे क्या यूज़ करोगे, फाई। ठीक है, थीटा है या फिर फाई जो भी तुम मान लो इसी को। तो जब तुम y1 प्लस y2 करोगे तो डैट इज इक्वल्स टू वाई आर आएगा। अब वाई आर की वैल्यू अगर लिखनी है तुम्हें तो तुम क्या लिखोगे, वाई आर इज इक्वल्स टू दिस, नहीं 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 नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखे रहना, ये जो सिस्टम है ना के एक्स माइनस ओमेगा टी ये रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि इनमें भी के एक्स माइनस ओमेगा टी ही होगा, इनमें भी के एक्स माइनस ओमेगा टी ही होगा, बस चेंज होगा फाई का जो कि फेज डिफरेंस है। ओके, तो अब अगर तुम्हें बोला जाएगा ए आर बताने के लिए तो ए आर क्या लिखोगे, ए आर इज इक्वल्स टू रूट के अंदर में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a1 a2 का कॉस थीटा, जो कि ये थीटा यही वाली होगी वैल्यू। ठीक है, नाइसली डन, वेरी गुड। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो तुम ऐसे भी करके इसको लिख सकते हो कि मान लो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a1। अब चाहे देखो एक चीज़ बताओ कि ये जो तुम देख रहे हो तो इससे क्या पता चल रहा है कि y2 जो है वो लीड कर रहा है फाई से और y1 जो है वो पीछे है फाई से। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, और जो आगे होगा उसे क्या कहोगे तुम, उसे कहोगे a1 की a2 और इसे क्या कहोगे a1, और बीच में एंगल थीटा। बस अब इसका जो भी रिजल्टेंट आए निकाल दो, काम खत्म, पैसा जम। ठीक है, नाइस। अच्छा, सुपरपोजिशन के एक डायग्राम भी बनाने की कोशिश करूँ ना तो देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने डायग्राम अभी बनाया है ना इससे काफ़ी क्वेश्चंस हद तक लग जाएंगे। अच्छा, ये भी देखो सुपरपोजिशन कुछ ऐसे होगा कि मान लो एक वेव ऐसे 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 आ रही थी, उसी में दूसरी वेव भी कुछ इसी प्रकार आने लगी, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब कि कुछ इस प्रकार, और ये सुपरपोजिशन हो जाता है। अब हम देखते हैं दो वेव्स के बारे में, तो इनका थीटा एंगल कैसे निकालें, मतलब कि इनका रिजल्टेंट में अगर थीटा तुम्हें निकालना है कि मान लो ये रिजल्टेंट मेरा आ गया, ये तो वेक्टर पे डिपेंड करता है कि तुम कितना शिद्दत से वेक्टर पढ़े हो। तो ये मान लो ये कुछ, ये तो थीटा था, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ बीटा एंगल निकालने को अगर पूछा जाए तो बीटा कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं यार, बीटा निकालने का तरीका यही है कि यहाँ पे जो है तुम्हें सबसे पहले तो इसका क्या कर दो कंपोनेंट, तो y2 का कंपोनेंट करोगे तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास a2 का साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, एक सेकेंड कुछ तो गड़बड़ है, अबे यहाँ a2 होगा, बे यहाँ a1 होगा, यहाँ a1 होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो
देखने दो, y2 आगे है, अरे दे दे से सॉरी सॉरी सॉरी, कहीं और दिमाग, अभी पटाखे फूटने लगा, मतलब कह नहीं रहा हूँ एलन वाले जो हैं वो, मतलब आकाश वाले, वो एलन वालों की रैगिंग कर रहे हैं। अब जो भी कहो, उनके में जो भी कहा जाए, मेरे हॉस्टल में तो ऐसे ही बोला जा रहा है। खैर, अभी अब अगर देखूँ तो A2 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा A2 का कॉस थीटा, साथ ही साथ प्लस A1 भी यहाँ पे आएगा। तो अब अगर मेरे को एंगल निकालना है किनके बीच में, अगर मेरे को एंगल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये बीटा निकालना है, तो दैट इज इक्वल्स टू, सुनो, मैंने तो एक मेंशन ही करना भूल गया, वो बीटा एंगल, कोई बात नहीं। अब अगर वो बीटा एंगल निकालने का कोशिश करूं तो देखो, ये बीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, क्या होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। अब अगर तुम देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा A2 का साइन थीटा होगा, A2 का साइन थीटा अपॉन में बेस क्या हो जाएगा, A2 का कोस थीटा प्लस का A1 हो जाएगा, ठीक है, नाइस, प्लस का A1 हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आएगा कि तुमने AR अगर निकालना है तब क्या करोगे, AR निकालने के लिए तुम यहाँ पे A1 का स्क्वायर, जैसा कि अभी देखा था ही, A2 का स्क्वायर प्लस A1 A2 कोस थीटा हो जाएगा, ठीक। IR की अगर तुम बात करोगे तो IR इज इक्वल्स टू I1, आई क्या है, इंटेंसिटी है, तो I1 प्लस I2 प्लस I1 I2 रूट के अंदर में होगा ये कॉस थीटा, ये होगा तुम्हारा। नाइस, नाइसली डन, एवरीथिंग डन, बहुत सही। फिर है तुम्हारे पास कि अगर ये फेज डिफरेंस जो है, यानी थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री हो जाए, 2 पाई आ जाए, 4 पाई आ जाए, 6 पाई आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा को मैक्सिमा किया जा रहा है यहाँ पे, मतलब फाई जो भी हो या थीटा जो भी हो, 2 पाई की पावर मल्टीप्लाइड बाई n हो। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे तुम्हारा एंगल जो बन रहा है वो कितने का, मतलब कॉस थीटा है, तो वो तो ऐड ही हो जाएंगे, याद रखे रहना। 2 पाई का जब भी हो फेज डिफरेंस, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है। यहाँ पे बेसिकली क्या किया जा रहा है, वेव्स को मिलाया जा रहा है, मिलान किया जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा इज इक्वल्स टू, बस वही जो भी फॉर्मूला है तुम्हारा वो लगाओ, वैल्यूज़ को रखो, रूट के अंदर में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A1 A2 कॉस, ये थीटा रख दो यहाँ पे। अब जब थीटा रखोगे, कुछ भी रख दोगे इसमें से, तो 1 ही आएगा। तो AR इज इक्वल्स टू रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A1 A2। लेट्स से A1 बराबर A2 बराबर A0 हो जाए, या फिर छोड़ो, ऐसे भी क्या, छोड़ो इसको। तो देखो यहाँ पे AR इज इक्वल्स टू रूट के अंदर में A1 प्लस A2 का क्या हो जाए, अच्छा रुको रुको रुको, 2 तो हमने लिखना भूल ही जा रहे हैं बार बार। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास का स्क्वायर, AR इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। फिर आता है तुम्हारे पास क्या, फिर आता है तुम्हारे पास कि अब अगर जो है थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, ये ऐसे ही हो जाए, तो अभी अभी हमने क्या देखा था, वही तो देखा था। तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस AR हो जाएगा। अब मान लो कि इफ A1 इक्वल्स टू AR, सॉरी A2 इज इक्वल्स टू A0 हो जाए, तो AR इज इक्वल्स टू 2A0, बस सिंपल। अब अगर तुम्हें इंटेंसिटी पूछ दे तब, तो इंटेंसिटी मान लो कि पहले इंटेंसिटी पूछ दे, तो IR इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1
I2 आ जाएगा, 2√I1 I2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे कि अगर मैं लिख दूँ कि I1 बराबर I2 हो जाएगा, नहीं, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ कि IR इज इक्वल्स टू रूट के अंदर में I1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट के अंदर में I2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट के अंदर में I3 है। तो इसको ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं, तुम समझ गए होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ये फॉलो कर रहा है। तो दैट इज इक्वल्स टू IR इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं I1 बराबर I2 कर दूंगा तो 2√I0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4I0 हो जाएगा। अब अगर तुम देखोगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्ट करने वाला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर तुम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को देखोगे तो यहाँ पे AR कितना आएगा, रूट के अंदर में A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का 2AB cos थीटा होता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू मिनिमा होगा, मिनिमा होता है पाई पे, मिनिमा होता है किस पे, 3 पाई पे, मिनिमा होता है 5 पाई पे, मिनिमा होता है 7 पाई पे। कॉस थीटा की मिनिमा वैल्यू अधिक से अधिक क्या हो, -1 ही तो हो सकती है, तो कुछ कहेंगे 0। एक्चुअली मैं अभी पहले 0 ही सोचा था, एक रिफ्लेक्स में आया था 0, बट एक्चुअली में तो -1 ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे यार अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे कुल मिला जुला के ये हो जाएगा माइनस, और इससे वैल्यू कम आएगी। तो यहाँ पे अगर तुम AR देखोगे ना तो cos थीटा तो 1 ही होगा, तो cos थीटा को हटा भी दोगे तो रूट के अंदर में A1 माइनस ऑफ A2 होगा। एक्चुअली में A1 माइनस ऑफ A2 नहीं, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है। तो AR इज इक्वल्स टू A1 माइनस ऑफ A2 हो जाएगा, और ये कुछ ऐसा आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब AR वही I0 का पूछ देगा तो फिर I0 भी बता देना, I0 क्या हो जाएगा, IR भी तुम्हारा वही हो जाएगा, √I1 माइनस ऑफ √I2। अब है तुम्हारे पास कुछ नहीं, अब एक और है, बाद में पढ़ेंगे इसे।